हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की वीडियो को। बहुत एजुकेटिव वीडियो होने वाली है और आज आ रहा है हमारे पास पहला क्वेश्चन। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे किसी अच्छे से कोटेशन के साथ, सो दैट कि एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे पास आ जाए और हम अपने एग्जाम को बहुत अच्छे से क्रैक कर पाए। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके रहेगा। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर सबसे अच्छा कोटेशन क्या है कि ग्रेट थिंग्स नेवर केम फ्रॉम कंफर्ट जोन। अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है, अगर आपको और अच्छा एक्वायर करना है अपनी लाइफ में, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए दिन भर में और उन टारगेट्स को एक्वायर अचीव करने के लिए अपनी पूरी एनर्जी लगाइए। तो इसके लिए क्या होगा कि आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे। तो यही हमारा आज का मोटिवेशनल कोटेशन है। तो मैं स्टार्ट कर रही हूं बिना किसी डिले के। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारी स्क्रीन के ऊपर हमें दिखाई दे रहा है, 3rd ऑफ मई जो कि आज का दिन है, इसे किस फॉर्म में बनाया जाता है? तो आपके ऑप्शंस है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, या वर्ल्ड अर्थ डे, वर्ल्ड वाटर डे, या वर्ल्ड लाफ्टर डे की फॉर्म में बनाया जाता है। तो आपका जवाब जो है बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आज जो है वो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है और ये किसके द्वारा स्पेशली ऑब्जर्व किया जाता है? ये है यूनेस्को के द्वारा। यहाँ पे हम देख सकते हैं यूनेस्को का जो एक तरह से यहाँ पे डिजाइन बना हुआ है और यहाँ पे फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेसिफाइड, हम कह सकते हैं कि एजेंसी है जो यूनेस्को है। और प्रेस डे कहने का मतलब है कि प्रेस की फ्रीडम की उनको एक स्वतंत्रता प्रदान करना, क्योंकि डेमोक्रेसी का फोर्थ स्तंभ, एक फोर्थ पिलर माना गया है जो हमारा मीडिया होता है, तो मीडिया को फ्रीडम देना। और ये दिन उस वे में भी ऑब्जर्व किया जाता है जिन लोगों ने अपने इस प्रोफेशन में अपनी जान तक दे दी, मीन्स इतना अपने डेडिकेटेड वे से उन्होंने अपनी ड्यूटी को निभाया है। तो होप सो आज का ये दिन आप ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड अर्थ डे जो होता है ये हर साल 22 अप्रैल को बनाया जाता है और इस साल की जो थीम रही वो रही रिस्टोर आर अर्थ। आज के टाइम में जो सबसे बड़ा एक डेडलॉक कंडीशन बन गई है कोविड के अगेंस्ट लड़ने के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो गई है। तो सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम अपनी पृथ्वी की ग्रीनरी को मेंटेन करें। यही हमारी सबसे एक, हम कह सकते हैं कि एक ट्रू डेडिकेशन होगी अपनी पृथ्वी माँ के प्रति। नेक्स्ट जो सी ऑप्शन है वर्ल्ड वाटर डे, ये हर साल बनाया जाता है 22 मार्च को। तो इन दोनों में काफी कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। एंड वर्ल्ड लाफ्टर डे जो है इट वाज ऑब्जर्व्ड यस्टरडे, मींस 2 मई को ऑब्जर्व किया जाता है, जो हमने देखा था। और इसके अलावा चलिए 1 मई को भी हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। 1 मई इंटरनेशनल लेबर डे होता है और जो हमारे अंतरराष्ट्रीय, एक तरह से हम कह सकते हैं जितने भी हमारे लेबर क्लास हैं उनके लिए डेडिकेटेड है ये डे। और स्पेशली ये ऑब्जर्व किया जाता है, जो इंटरनेशनल लेबर डे है ये किया जाता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। और हमने यही जाना था कि बहुत इंपॉर्टेंट डे रहते हैं, क्योंकि पहले 18 आवर्स उनसे काम करवाया जाता था, जो लेबर्स होते थे प्रॉपर वेजेस भी नहीं मिलती थी। लेकिन पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे प्रोटेस्ट किए गए और ये ऑब्जर्व किया गया कि लेबर्स को भी स्पेशल राइट्स दिए जाएंगे और स्पेशली उनको जो कंडीशंस होती है, जिन सर्कमस्टांसिस में, या हम कह सकते हैं जो एनवायरनमेंट रहेगा वो बहुत हेल्दी रहेगा। तो यहाँ पर देखिए जो आज का डे है मींस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, और इसकी जो थीम है वो
काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। दैट इज द इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड, जो जानकारी है वो पब्लिक का एक गुड है, ये चीज बताई गई है। तो इसमें देखिए, अंडरलाइंस द इनसेपरेटेबल इंपॉर्टेंस ऑफ वेरीफाइड एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन, क्योंकि मीडिया अगर गलत इंफॉर्मेशन देगा तो डेफिनेटली लोगों में एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। तो अच्छा मैसेज जाए, लोग सही इंफॉर्मेशन को लें, और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि करप्शन ना हो, प्रॉपर वे से न्यूज को दिखाया जाए, हर तरह की कवरेज हो, 360 डिग्री अप्रोच लिया जाए, एक ही टाइप की न्यूज को रिपीटिंगली ना दिखाया जाए। और इसके अलावा इट कॉल्स अटेंशन टू द असेंशियल रोल ऑफ फ्री एंड प्रोफेशनल जर्नलिस्ट इन प्रोड्यूसिंग एंड डिसमिनेटिंग दिस इंफॉर्मेशन। डिसमिनेटिंग का मतलब होता है स्प्रेड करना जानकारी को, और बाय टैकलिंग मिस इन्फॉर्मेशन, जो काफी हम कह सकते हैं कि भ्रमित करने की जो जानकारी है वो चीज ना हो, लोगों को गलत भटकाया ना जाए। एंड अदर हार्मफुल कंटेंट, कोई भी ऐसा हानिकारक जो कंटेंट है उसको भी क्या किया जाए, उसको भी ध्यान से हटाया जाए। तो ये सब चीजें हैं। तो यहाँ पर एंड्रे अजोले जो है, जो कि डायरेक्टर जनरल है यूनेस्को की, उन्होंने यहाँ पर एक तरह से अनाउंस किया है जो थीम डे है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का। तो इसके साथ बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि एंडले अजोले जो है वो डायरेक्टर जनरल हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who represented India at the G7 Digital and Technological Ministerial Meetings, यानी G7 की डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी के जो भी मिनिस्टर्स हैं हर एक अपनी अपनी कंट्री के, तो इंडिया से G7 की मीटिंग में किसने रिप्रेजेंट किया इंडिया को, ये हमें बताना है। प्रतिनिधित्व जो है वो किसके द्वारा किया गया? अमित शाह के द्वारा, धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा, रविशंकर प्रसाद या स्मृति ईरानी। तो यहाँ पे मैं इनकी थोड़ी थोड़ी मिनिस्ट्रीज भी बता देती हूँ। अमित शाह जो हैं ये हमारे होम मिनिस्टर हैं, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। और इनको याद करने की ट्रिक ये है कि घर में हमें किसी को भी शह नहीं देनी चाहिए, जो गलत चीज होती है उसको कभी भी शह नहीं देनी चाहिए। तो गृह मंत्री जो है वो है अमित शाह जी, यहाँ से हम याद कर लेंगे। धर्मेंद्र प्रधान जो है वो स्पेशली पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, तो इनको याद करेंगे कि कोई भी अगर सरपंच बन जाता है तो उसको एक तरह से प्रधान समझा जाता है। तो यहाँ से पी से पेट्रोलियम, पी से प्रधान, ये चीज भी कोरिलेट कर सकते हैं। और रविशंकर प्रसाद जो कि इस क्वेश्चन का सही रिप्लाई भी है। देखिए रविशंकर प्रसाद जी लॉ मिनिस्टर भी हैं, कानून मंत्री भी हैं, इसके साथ साथ वो टेक्नोलॉजी का जो डिपार्टमेंट होता है डिजिटल एंड टेक्नोलॉजिकल मिनिस्टर भी हैं रविशंकर प्रसाद जी। और ये शत्रुघ्न सिन्हा जो सोनाक्षी सिन्हा के फादर हैं उनके अगेंस्ट खड़े हुए थे पटना साहेब से, जो कि कहाँ पे है सीट, बिहार में। तो वहां से रविशंकर प्रसाद जी बीजेपी की सीट से जीत गए थे। और काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है नेक्स्ट ऑप्शन जो है स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी ने हराया था राहुल गांधी को अमेठी से। और ये टेक्सटाइल जो मिनिस्ट्री है, मीन्स कपड़ा मंत्रालय, उसकी मिनिस्ट्री है। और इससे पहले ये एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुकी हैं। G7 हम देख सकते हैं। तो आपके मन में आया होगा कि ये G7 है क्या। देखिए G7 जो है ये ग्रुप है, G का मतलब हो जाएगा ग्रुप है, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। यहाँ पर 7 देशों का एक समूह है जो कि बात करते हैं पॉलिटिकल इश्यूज के रिगार्डिंग। कोई भी सोशल इशू आ जाता है या कोई भी मतलब अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, सो दैट कि वो एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन लेके चल सके और बाकी कंट्रीज को भी कहीं ना कहीं उनसे लाभ हो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी जिसको हम बोलते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के यहाँ पे मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद जी, कानून मंत्री भी हैं। तो ज्वाइंट मिनिस्टीरियल डिक्लेरेशन जो हुआ था, ये पॉलिटिशियंस यहाँ पर थे यूके से, कनाडा से, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूएसए और ईयू का मतलब हो जाएगा यूरोपियन यूनियन, जिसमें टोटल देश हैं 27।
पहले 28 थे, लेकिन इसमें यूके यहां से निकल गया, ब्रिटेन निकल गया, इसीलिए ब्रेग्जिट हुआ था। ब्रेग्जिट का मतलब क्या होता है? एग्जिट होना, किसका? ब्रिटेन का। कहां से? यूरोपियन यूनियन से। तो ये एक वर्चुअल मीटिंग थी। वर्चुअल का मतलब होता है कि जो ऑनलाइन होगी, जैसे हमारी क्लास लग रही है, आप क्लास को देख पा रहे हैं, ये भी वर्चुअल है, जिसको हम ऑनलाइन बोल देते हैं। और ये होस्ट की गई थी यूके डिजिटल सेक्रेटरी ओलिवर डाउसन के द्वारा। तो यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बताऊंगी G7 कंट्रीज को किस तरह से आप याद कर सकते हो, और आज के बाद आपको कभी भी इन कंट्रीज में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इनफैक्ट मैं आपको दो ट्रिक बताऊंगी। पहली ट्रिक है, देखिए, अजब इजाफा करूं, ये एक फ्रेज है एक तरह से, जिससे कि आप G7 कंट्रीज को याद कर सकते हैं। आ से हो जाएगा अमेरिका, जिसको हम यूएसए बोल रहे हैं। ज से हो जाएगा जर्मनी, एंड ब से हो जाएगा ब्रिटेन। नेक्स्ट हम देखते हैं, ई से हो जाएगा इटली, ज से हो जाएगा जापान, और फ से हो जाएगा फ्रांस। उसके बाद क से हो जाएगा कनाडा। नेक्स्ट वर्ड जो है रू, एक्चुअली ये रूस के लिए यूज किया गया है, जिसको पहले यूएसएसआर बोलते थे। अर्थ वाइल मतलब भूतपूर्व, इसको हम पहले क्या बोलते थे? यूएसएसआर बोलते थे। लेकिन 1991 में ये डिसोसिएट हो गया, ये एक तरह से 15 कंट्रीज के अंदर ब्रेक हो गया, और आज भी रशिया एरिया वाइज नंबर 1 है वर्ल्ड में, एरिया वाइज, वेरी इंपॉर्टेंट। और इंडिया का 7th रैंक है। तो यहाँ पर देखिए वो सभी कंट्रीज आ गई जो कि यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं दूसरी ट्रिक की, तो मैं आपको बता रही थी रशिया पार्ट नहीं है, 2014 में इसे हटा दिया गया। रीजन बीइंग कि रशिया के पास एक छोटा सा कंट्री है जिसका नाम है क्रीमिया, और क्रीमिया के ऊपर अटैक कर दिया था रशिया ने, और फिर उसे अपने देश में मिला लिया था। तो ग्लोबल लेवल पे बहुत ज्यादा ही प्रोटेस्ट किए गए थे। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था रशिया को। तो उसके बाद यहाँ से G7 कंट्रीज ने इस कंट्री को हटा दिया था। तो ट्रिक नंबर 1 तो ये हो गई। दूसरी ट्रिक क्या है? दूसरी ट्रिक है जूस विद GF मतलब गर्लफ्रेंड। तो यहाँ पर भी कंट्रीज आ रही हैं, देखिए, ज से जापान, यू से यूएसए हो जाएगा, और यू से यूके भी हो जाएगा। यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहां पर 46 नंबर के जो बाइडेन है प्रेसिडेंट, एंड यूके हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। आई से हो जाएगा इटली, ये आपको ध्यान रखना है। एंड सी से हो जाएगा कनाडा, और उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जी से जर्मनी, एफ से फ्रांस। आई थिंक यहाँ पर हो गए हैं सभी कंट्रीज कवर। ओके, 1 2 3 4 5 6। ई से ये जो है, ओके ओके, ई से हो जाएगा EU, जिसको हम बोल रहे हैं यूरोपियन यूनियन। इसके अंदर भी नोट कर सकते हैं, EU हो जाएगा, यूरोपियन यूनियन हो जाएगा। तो होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा और ये ट्रिक अच्छी भी लगी होगी। जब भी आप क्लास को लगाए तो कॉपी पेन अपने हथियार जो है वो जरूर लेकर बैठे, सो दैट कि आपकी स्ट्रेटेजी जो होती है ये एग्जाम को क्रैक करने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं। विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, किस वित्तीय संस्थान ने स्टार्ट किया है क्रेडिट प्रोवाइडिंग स्कीम, यानी ऋण देने की एक योजना शुरू की है, जिसे हम बोल रहे हैं श्वास, जो कि आज सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, वैसे ही श्वास। एंड आरोग्य जिसको हम कह रहे हैं, किसके लिए शुरू किया गया है? MSME के लिए। अभी बताऊंगी MSME क्या है, ताकि कॉम्बैट किया जा सके कोविड-19 को, कोरोना वायरस डिजीज। और 2019 में पहली बार इसका केस देखा गया था। तो MSME का मतलब होता है, देखिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, मीन्स सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग जो होते हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं है, लेकिन हमारे इंडिया की बैकबोन जो है वो यही इंडस्ट्रीज है। तो इनको हमें बिल्कुल भी डिक्लाइन नहीं होने देना है। किसी भी कंट्री में जो सेकेंडरी सेक्टर रहता है,
सेकेंडरी सेक्टर रहता है वहां का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसको अगर डिक्लाइन अगर वो हो गया, इकोनॉमी डाउन चलेगी तो बहुत ज्यादा समस्या आ जाती है किस तरह से देश उससे बाहर निकले। तो इसीलिए देश में इकोनॉमी को प्रॉपर एक तरह से रिबस्ट हष्ट पुष्ट बनाने के लिए ये स्टेप लिया गया है। और ओके सेक्टर्स की बात हो रही है तो प्राइमरी सेक्टर हमें पता है एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड एक्टिविटीज, मतलब कृषि या इससे संबंधित जो भी एक्टिविटीज होते हैं, फिशिंग होती है, फॉरेस्ट्री होती है, सब प्राइमरी सेक्टर के अंदर कंसीडर होते हैं। व्हाट अबाउट द सेकेंडरी सेक्टर, इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग वाली सेक्टर आ जाती है, मींस जो इंडस्ट्रीज होती है। एंड व्हाट अबाउट द टर्शरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर के अंदर होता है मेनली सर्विस जो होती है, लाइक बैंकिंग हो गई या इंश्योरेंस हो गई या जो सेवाएं होती हैं वो सब सर्विस के अंदर, लाइक हम लॉयर की क्या लेते हैं, सर्विसेज लेते हैं, किसी एडवोकेट के पास हम क्या लेते हैं, उनकी सेवाएं लेते हैं। तो इससे याद कर सकते हैं, लाइक कॉटन जो होता है, कॉटन कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर से आता है। कॉटन को टेक्सटाइल में कन्वर्ट कर दिया, किसने किया, सेकेंडरी इंडस्ट्री ने किया। एंड देन कॉटन के जो कपड़े थे वो शॉप पे आ गए तो वो सेवाएं हो गई, वो टर्शरी सेक्टर हो गया। इस तरह से भी आपको रिलेट कर सकते हैं। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया है हमें बताना है। हमारे पास ऑप्शंस हैं आरबीआई, सिडबी, नाबार्ड या सेबी। तो इनके बारे में, ऑप्शंस के बारे में भी देख लीजिए। आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं, इसके हेडक्वार्टर्स है मुंबई के अंदर, और मुंबई को हम बोलते हैं इकोनॉमिक कैपिटल, देश की आर्थिक राजधानी। नेक्स्ट इज सिडबी जिसको हम बोलते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सिडबी हो जाएगा, और यही इसका आंसर भी है। इसके हेडक्वार्टर्स की बात करें तो ये है लखनऊ के अंदर, लखनऊ कैपिटल है यूपी की, और लखनऊ से ही आते हैं एमपी, जिनका नाम क्या है बताइए, जो है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। नेक्स्ट देखिए नाबार्ड, नाबार्ड बनाया गया था 12 जुलाई 1982 को। ये अपने आप में ऐसा बैंक है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी ऋण होते हैं, क्रेडिट होते हैं, वो नाबार्ड के द्वारा दिए जाते हैं। इंदिरा गांधी जी के टाइम ये शुरू किया गया था बैंक, और ये आज भी बहुत अच्छे से अपना काम कर रहा है। नेक्स्ट इज सेबी जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मेनली ये काम करता है जो हमारे शेयर बाजार होते हैं उसके ऊपर कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये होता है मार्केट रेगुलेटर, हम कह सकते हैं मार्केट रेगुलेटर। और आरबीआई जो होता है ये होता है कैपिटल रेगुलेटर, हम कह सकते हैं कैपिटल रेगुलेटर होता है। ये जितने भी बैंक्स इंडिया में काम करते हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर के हैं, चाहे हम कह सकते हैं कि फॉरेन बैंक्स हैं, चाहे पब्लिक सेक्टर है, चाहे वो किसी भी सेक्टर में आते हैं, तो उन सबकी गाइडलाइंस बनाने का काम जो है वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही जवाब सिडबी मैंने आपको बताया। सिडबी हम देख सकते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। छोटे मझले उद्योग जितने भी हैं उनको ऋण प्रोवाइड करने का काम होता है। एस्टेब्लिशमेंट की बात करें, स्थापना कब हुई थी, तो 2 अप्रैल इसकी हुई थी 1990 के अंदर, और अभी 2 अप्रैल को 32वां स्थापना दिवस भी बनाया गया। हेडक्वार्टर्स जो है वो लखनऊ के अंदर है, यूपी की कैपिटल के अंदर है। एंड चेयरमैन की अगर बात की जाती है तो चेयरमैन अभी अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है एस रमन। एस रमन जो है ये चेयरमैन है सिडबी के। तो इसी तरह से आप वीडियोस को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। मैं कविता आपके लिए एजुकेशनल वीडियोस लाती रहूंगी। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। इस दुख की घड़ी में या जो भी नेगेटिविटी है, अपनों का साथ बनाए रखिएगा। इसी तरह से थैंक